सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 22 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पोलैंड यात्रा पे गए हुए हैं, उसको लेके एक खबर है। और जैसे कि हम जानते हैं कि यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पे माननीय प्रधानमंत्री जी निकले हैं, तो ये खबर बस इतनी ही है। इसके अलावा देश में कई राजनीतिक हलचल चल रही है, हम उसमें नहीं जाएंगे। मोबाइल फ़ोन की नीली रोशनी से नींद में सिर्फ 2.7 मिनट की खलल, ये एक अध्ययन ने पाया है। अक्सर बताया जाता है कि स्क्रीन से निकलने वाली तेज़ नीली रोशनी हमें आसानी से सोने से रोकती है। कहा जाता है कि सोने से पहले या सोते समय अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करने से बचें। नीली रोशनी को फ़िल्टर करने में मदद करने के लिए चश्मे पहनने की सलाह दी जाती है। नीली रोशनी के संपर्क को कम करने के लिए लोग अपने फ़ोन को नाइट मोड पर रखते हैं, लेकिन वास्तविक में विज्ञान चमकदार नीली रोशनी और नींद के प्रभाव के बारे में क्या बताता है। फ्रीलांस यूनिवर्सिटी को की चेल्सी रेनॉल्ड्स के मुताबिक स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और इसराइल के नींद विशेषज्ञों के हमारे समूह ने सीधे तौर पर इसका परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक अध्ययनों की तुलना की, तो हमने पाया कि समग्र प्रभाव अर्थहीन था। होने फ़ोन की नीली रोशनी के कारण औसतन नींद 3 मिनट से भी कम समय का बाधित हो रही है। मतलब कि जो आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेज आते हैं ना कि ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं रात में, हालांकि चलाना तो वैसे भी नहीं चाहिए, तो आपको जो है नींद की समस्या हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, फलाना ढिमाका। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि 2.7 मिनट जो आपकी नॉर्मल स्लीप साइकिल है उसमें सिर्फ इतना डिले आता है। हालांकि वैसे भी नहीं चाहना चाहिए, वो तो गलत होता ही है, मगर ये वैज्ञानिक अध्ययन ने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो बाकी आप इसका ध्यान करें। किसी उपकरण की नीली रोशनी केवल 80 से 100 लक्स उत्सर्जित करती है। दूसरी ओर धूप वाले दिन में प्राकृतिक धूप लगभग 1 लाख लक्स रोशनी प्रदान करती है। अच्छा, लक्स यहाँ पे कोई लक्स साबुन नहीं है, ये ल्यूमिनोसिटी कितना ल्यूमिनस है उसे कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट होती है, लक्स। ठीक है ना। इसके बारे में चलिए इसी बहाने आप ये पढ़ लीजिएगा, क्या पता कभी यूपीएससी इसी पूछ ले कि लक्स क्या है, कौन सी यूनिट है लक्स, और इसका संबंध लाइट से कैसे है। तो आज आप इसके बारे में अध्ययन करिएगा कि ये यूनिट जो है किस चीज़ के लिए है और इसका कैसे मेजरमेंट होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हम संपादकीय की ओर बढ़ेंगे, तो संपादकीय की ओर हमें मिलता है सबसे पहले आज का संपादकीय तस्करों के चुंगल में फंसा बचपन, और यह लेख लिखा है जयप्रकाश त्रिपाठी जी द्वारा। यह एक दर्दनाक सच्चाई है कि पूरे विश्व में तस्करों के गिरोह लाखों नौनिहालों का बचपन छीन रहे हैं। इस समय विश्व में बच्चों की तस्करी का अवैध कारोबार 150 अरब वार्षिक से अधिक का हो चुका है। भारत के कई राज्यों में भूमिगत शिशु तस्कर गिरोह सक्रिय हैं, जो माता पिता की गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं। सरकारी अस्पतालों में ढीली सुरक्षा व्यवस्था के कारण हर वर्ष हज़ारों नवजात शिशु तस्करों के हवाले कर दिए जाते हैं। तो वर्तमान में मेरे साथियों भारत में 150 अरब का डॉलर का कारोबार ये हो चुका है। यहाँ पे बच्चों, सोते हुए बच्चों को प्लेटफॉर्म से, जैसे मान लीजिए कोई लोग सो रहे होते हैं, उनका बच्चा होता है, तो कोई गंदा व्यक्ति आता है और उनके बच्चे को उठा के ले जाता है। सेम समस्या हॉस्पिटलों में देखी गई है कि अनअटेंडेड जो पेशेंट्स होते हैं, रात में ये तस्कर आते हैं और अच्छे से देख लेते हैं कौन सा मरीज बहुत ज़्यादा सोया हुआ है, बच्चे को उठा के ले जाते हैं। और लगभग सारी सार्वजनिक जगहों से ये चोरी हो रही है, जिसका अल्टीमेटली बहुत बड़ा कारोबार है। एक व्यक्ति तो अपने बच्चे को खो देता है, मगर ये जो तस्कर होता है ये लाखों रुपए कमा लेता है। और इससे ज़्यादा कमाने वाले तो इसके बॉस होते हैं, जो कि जैसे कि हमने आपको यहाँ ऊपर बताया, ये 150 अरब डॉलर के मालिक हो जाते हैं। 150 अरब डॉलर के मालिक हो जाते हैं।
ये है पूरा तस्करी का कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अनुमान है कि हर वर्ष तस्कर दुनिया भर में लगभग 3 लाख बच्चों को गुलामी के लिए बेच देते हैं। मानव तस्करी विरोधी एक संगठन के अध्ययन में बताया गया है कि गरीबी और अशिक्षा के चलते इस तस्करी का संजाल मजबूत हो रहा है। इससे निपटने के लिए अब व्यापक सुरक्षा, रोकथाम, कानून प्रवर्तन और पीड़ितों की त्वरित सहायता बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण, खासकर बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में फ्लेमी प्रोटोकॉल सूचीबद्ध है। इसके साथ ही कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय मतलब फ्लेमी प्रोटोकॉल है, ये हमारा चाइल्ड ट्रैफिकिंग से संबंधित है और ऐसे कई ऑपरेशन और मिशन चलाए जाते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में गरीबी से बाहर निकालने या कर्ज चुकाने के लिए अनेक माता पिता अपने बच्चों को तस्करों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, कुछ माता पिता स्वेच्छा से गरीबी के कारण बच्चों को अपने बेच देते हैं। यूनिसेफ का अनुमान है कि वर्तमान में दुनिया भर में 30 से अधिक सशस्त्र संघर्षों में 18 वर्ष से कम उम्र के 3 लाख से अधिक बच्चों की शोषण का शिकार किया जा रहा है। मतलब खासकर जितने आपके ना डिस्टर्ब्ड कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे कोई ना कोई समस्या चल रही है, सिविल वॉर वगैरह, तो वहाँ पे बच्चों का शोषण बहुत तेज गति से करा जाता है। अधिकांश बाल सैनिक 15 से 18 वर्ष आयु के हैं। अगर हम बात करें तो खासकर अफ्रीकी देशों की और कुछ अन्य देशों की भी। बच्चों को तस्करी के बाद क्या करा जाता है, बहुत ही दुखद होता है कि बच्चों को तस्करी के बाद अलग अलग कामों में लगाया जाता है। कहीं कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पे तो उन्हें असला पकड़ा के लड़ाई में लड़वाया जाता है। आप गूगल कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से देश हैं जहाँ पे बच्चों को छोटी सी उम्र से ही बंदूक और असला पकड़ा दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों को और किन काम में लगाया जाता है कि तस्करी के बाद बच्चों को बेच दिया जाता है और उनको भीख मांगने में लगाया जाता है। इनका काम ही ये होता है कि वो भीख मांगते हुए गुजारा करते हैं। हमको लगता है कि हम 1-2 रुपए भीख दे रहे हैं, उससे इनका जीवन का पेट भर रहा है, मगर रियलिटी में ये जो भीख अल्टीमेटली कलेक्ट होके पहुंच रही है, ये पहुंच रही है बड़े तस्कर के पास, जो कि जैसे हमने आपको पहले बताया 150 अरब डॉलर का मालिक वैसे ही हो चुका है। ये पूरा कारोबार है अपने आप में। ये कारोबार है, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके पीछे बड़े बड़े ऑपरेशंस चलाते हैं। अरे आप खुद सोचिए, क्यों इतने अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चलाएंगे, है ना? इंटरनेशनल एजेंसीज मिल के ऑपरेशन चलाती हैं। कारण इसके पीछे यही, क्योंकि यहाँ पे कोई पहली बात तो अच्छा काम हो ही नहीं रहा है, मगर यहाँ पे करोड़ों अरबों का पैसा कमाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। इससे ना मानव की तो हानि हो ही रही है और एक बच्चे का जीवन बर्बाद हो रहा है। साथ ही बच्चों को भीख मंगवाने के अलावा, युद्धों में लड़वाने के अलावा, व्यवसायों में नौकरी पे लगवाया जाता है, जहाँ पे उन्हें बहुत ही न्यूनतम वेतन पे और बुरी से बुरी परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जैसा भी जीवन होता है उन्हें वैसा व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेरे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पूरे नेटवर्क को जानते हैं और जो ऐसे लोग हैं इस पैसे पे पल रहे हैं, उनको समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सारे देश मजबूर हैं इस तस्करी से, इस तस्करी के ग्लोबल नेटवर्क से। एक ज़माने में थाईलैंड, बैंकॉक वाले एरियाज़ जो थे आपके, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी फिलीपींस, इंडोनेशिया होते हुए पूरे अड्डे बने हुए थे। मानव तस्करी के बारे में प्रेस, पुलिस, गैर सरकारी संगठनों से बड़ी संख्या में मिली रिपोर्टों के आधार बनाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन में रेखांकित किया गया कि भारत तेजी से बच्चों की तस्करी करने वालों के लिए एक बड़ा स्रोत, पारगमन बिंदु और गंतव्य बनता जा रहा है। भारत में ये बाजार असंतुलित रूप में बढ़ा जा रहा है। इस बाजार को जड़ से ख़त्म कर देने की हमें ज़रूरत है साथियों। असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में तो चिंताजनक हालात है। ये एक बीमारी है साथियों, देश के लिए बर्बादी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के हर साल कम से कम 40,000 बच्चों का अपहरण हो जाता है, जिनमें से 11,000 बच्चों को तो पता तक नहीं चल पाता है।
इतने मासूम होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता। कुछ बच्चे तो अपने असली माँ-बाप का चेहरा भी नहीं देखा होता है, जब उनको उठा के ले जाया गया होता है। उनको लगता है कि जो जीवन उनको अब दिखाया जा रहा है, यही यथार्थ है। सीबीआई की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अनुमानित 12 लाख बच्चे वेश्यावृत्ति में धकेले दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के चलते कानूनों का कड़ाई से अनुपालन ना हो पाने बच्चों की तस्करी की एक बुनियादी वजह है, क्योंकि गरीब बच्चे सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोहों की निगाहें सबसे ज़्यादा उन्हीं पर टिकी होती हैं। क्योंकि देखिए वो क्या होता है कि कहीं खेल रहे हैं, घर से दूर चले गए खेलते खेलते, कहीं भी कहीं सो रहे हैं पेरेंट्स के साथ में, गहरी नींद में पेरेंट्स सो गए सार्वजनिक जगह पे, वहाँ से उठा लिया। मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं। तस्करी के शिकार में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का जबरन श्रम, यौन कर्म, पोर्नोग्राफी भी करी जाती है, में झोंकने का प्रयास करा जाता है। मतलब कि मेरे साथियों, ये बहुत ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और किसी भी देश के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय भी है ये। और जयप्रकाश त्रिपाठी जी द्वारा बहुत बढ़िया मुद्दे को आज हमारे सामने इस संपाद्य के रूप में लाया गया। हम बढ़ेंगे अपने अगले लेख की ओर और उसमें जानेंगे विकृति के विरुद्ध। कलकत्ता के बाद अब महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जन आक्रोश उभरा है। साथी असल में आपका बदलापुर में भी एक बहुत ही शर्मनाक घटना आई है, उसको लेके ही आर्टिकल है। हमने कल के भी आर्टिकल में जिक्र करा, तो मैं इसको बार बार नहीं जाऊँगा। जिस आर्टिकल का नाम है लिविंग एंड डिग्निटी, ये इंडियन एक्सप्रेस वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा बताया कि लगातार ये घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, मतलब कम होने की वजह बढ़ क्यों रही हैं। एक तरफ जहां पूरा देश शोक मना रहा था आरजी कार मेडिकल कॉलेज इंसिडेंट में, हमारी हमारी जिन बहन को इतनी बुरी तरीके से, 31 साल की बहन को ये हश्र किया गया, उसी बीच अब तक कितने दिन हो गए हैं, लगातार केस पे केस रजिस्टर हो रहे हैं रेप और मर्डर के। इस देश में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये है चिंता का विषय। क्या इस देश में नए कानूनों का भी भय ख़त्म हो गया है? बीएनएस, बीएनएसएस क्या है इन कानूनों की वास्तविकता की किसी में भी भय का माहौल उत्पन्न नहीं हो पाया है। इसी को लेकर ये लेख हमको निर्भया कांड के बाद महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित कानूनों को काफ़ी सख्त बनाया गया। बाल यौन उत्पीड़न से जुड़े पॉक्सो कानून तो तत्काल गिरफ्तारी और जमानत तक ना मिलने का प्रावधान है, मगर इन कानूनों का ठीक से पालन ना हो पाने के कारण ऐसे मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगला लेख है पानी और परेशानी। दिल्ली देश की राजधानी है, मगर बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से कई मामलों में यहाँ व्यवस्थागत खामियाँ आज भी इस तरह की तस हैं। बरसात के दिनों में तेज़ बारिश से यहाँ के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। इस बार में दिल्ली के मानसून के आगमन के साथ ही लोगों को जलभराव और यातायात बाधित होने की दिक्कतों से सामना करना पड़ा। मतलब एक तरफ सूखा भी होता है, फिर बारिश आती है तो बिल्कुल बाढ़ की स्थिति हो जाती है। किसी भी शहर में जल मल निकासी व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना बेहद ज़रूरी है। हमको साथियों ड्रेनेज पे काम करना पड़ेगा। अर्बन ड्रेनेज प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और पहले क्या हुई थी, क्या तंत्र है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ भैया अर्बन ड्रेनेज पॉलिसी लाइए, नए सिरे से सबको सब पे काम करिए। दुख की बात है दिल्ली में इतनी बुरी घटना हुई थी, हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट भाई लोग जितने थे उनको बेसमेंट में अपनी जान गंवानी पड़ी। मगर दिल्ली के आज लगभग ज़्यादातर नालों की सिल्टिंग डीसिल्टिंग नहीं हुई है और स्थिति वैसे की वैसी ही है, और आज भी बारिश के बाद पानी भर जाता है। तो आज के लिए यही लेख अच्छे लगे हमें, और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप पूरा अखबार का अध्ययन करा करिए। हम सिर्फ क्विक एनालिसिस के समझाने के प्रयास में रहते हैं, इसलिए वीडियो को छोटे से छोटा रखने का प्रयास कर रहे हैं। अननेसरी बढ़ाने का फ़ायदा नहीं होता है। मगर अभी आप ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, रशिया, यूक्रेन और पोलैंड, इन 3 देशों के बारे में आप इसी बहाने अध्ययन कर लीजिए कि इनकी राजधानी क्या है, इनमें इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इनमें कौन सा प्रमुख उद्योग चलता है, और भारत का इन देशों से क्या संबंध है,
क्या रिलेशंस हैं, आर्थिक हो, सामरिक हो, सामाजिक हो या कूटनीतिक हो, तो आप इन देशों का एक बार अध्ययन कर लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, है ना? अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।